तो इनका जो करिकुलम है जी, करिकुलम के अंदर टीचिंग ऑफ इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल टॉपिक्स ऑफ ग्रेट बुक्स है, नॉलेज रिमेन्स सेम ओवर द सेंचुरी है। तो टीचिंग मेथड की जब बात करते हैं तो टीचिंग मेथड में इनके लेक्चर मेथड आ जाता है, रेसिटेशन मेथड आ जाता है, डिस्कशन आ जाती हैं, सोक्रेटिक्स डायलॉग्स आ जाते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, ऑटो ट्यूटोरियल लेबोरेटरीज आ जाती हैं, टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड आ जाता है और मास्टरी लर्निंग आ जाती है। तो टीचर रोल की अगर हम बात करते हैं, टीचर टीच डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, the teacher is an expert of content knowledge, the teacher is accountable for student learning, the student in learning का ये अकाउंटेबल होता है, ये एक स्किल्ड कम्युनिकेटर होता है, सुपीरियर पेडागोजिकल स्किल्स होती हैं टीचर के पास। और लाइक प्रीनियलिज्म, ये लिबरल आर्ट्स के अंदर ट्रेंड होता है, लिबरल आर्ट्स हो गई, ह्यूमैनिटीज हो गई और आर्ट्स हो गई, इनके अंदर ये ट्रेंड होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी रिकंस्ट्रक्शन आ गया। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है एसेंशियलिज्म में तो वो क्वेश्चन आप लोग कर लें। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो यंगेस्ट जो फिलॉसफी है वो एसेंशियलिज्म है या एक्जिस्टेंशियलिज्म है? यंगेस्ट फिलॉसफी, वो ये क्वेश्चन बेसिकली जो आप कर रही हैं ये जनरल फिलॉसफी के रिलेटेड है। यंगेस्ट फिलॉसफी जो पेपर में आता होता है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म का आता होता है, उसका जवाब एग्जिस्टेंशियलिज्म है। ओके ओके, मुझे कंफ्यूजन थी दोनों में कि वो एसेंशियलिज्म है या एक्जिस्टेंशियलिज्म है। कल Thank मैं you so much. ये डिस्कस किया भी था यंगेस्ट फिलॉसफी वाला कॉन्सेप्ट। एक्चुअली वो अभी लेक्चर मैंने लिया नहीं है। ओके, थैंक यू। तो जी कोई और किसी का सवाल है तो वो करें, नेक्स्ट हम रिकंस्ट्रक्शनिज्म की तरफ चलें। ओके, हम लोग रिकंस्ट्रक्शनिज्म की तरफ चलते हैं, रिकंस्ट्रक्शनिज्म को देख लेते हैं कि रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या होती है। तो अब यहाँ पर एक डिबेट शुरू हो गई। अब डिबेट क्या शुरू हुई, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में प्रोग्रेसिविज्म और एसेंशियलिज्म के दरमियान। एसेंशियलिज्म वाले ये कहते थे भाई लाजमी चीजों को लेके, और प्रोग्रेसिविज्म वाले ये कहते थे नहीं भाई जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है वही सही है, हमें एजुकेशन सिस्टम की चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के दरमियान से कुछ स्कॉलर निकले, जिन स्कॉलर्स को फ्रंटियर थिंकर का नाम दिया गया। इन दोनों के अगेंस्ट, एसेंशियलिज्म और रियलिज्म, इन दोनों के सॉरी एसेंशियलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म, इन दोनों के रिएक्शन में इन जब दोनों की डिबेट्स आपस में शुरू हुई, दोनों ने एक दूसरे पे क्रिटिक स्टार्ट की, तो दरमियान से एक स्कॉलर्स का ग्रुप निकला जिनको फ्रंटियर थिंकर कहा गया। तो फ्रंटियर थिंकर्स ने यह कहा भाई आप आपस में क्यों लड़ते हो, हम अपने सारे का सारा, एसेंशियलिज्म वाले भी ठीक हैं, प्रोग्रेसिविज्म वाले भी ठीक हैं, लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है, हमारा जमाना बदल गया है, तो हमें अपने जदीद जमाने के मुताबिक पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स लेके आनी पड़ेंगी हमें पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में। तो तब जाके एक नई जो फिलॉसफी आई उसको नाम दिया गया रिकंस्ट्रक्शनिज्म, और अमूमन इसको कहते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो बेसिकली ये सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म था, एक सोशल चेंज था, और जिसको फिर जिसकी बेस पे ये एजुकेशनल थ्योरी आगे बनी है, जिसको हम रिकंस्ट्रक्शनिज्म इन एजुकेशन कहते हैं। तो इसका जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म का था वो जॉर्ज कांट है इंट्रोड्यूस्ड दिस फिलॉसफी, और बेसिकली जॉन ड्यूई ने एक किताब लिखी थी 1920 के अंदर, उसने एक किताब लिखी थी रिकंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन। तो उस जॉन ड्यूई की किताब को इन्होंने बेस बना के ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म की फिलॉसफी दी। तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है जो ये रूटेड है फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी दोनों पे बेस करता है, प्रैग्मेटिज्म पे भी बेस करता है और एग्जिस्टेंशियलिज्म पे भी बेस करता है। तो इसका जो मेन मकसद होता है, इसका मेन मकसद होता है टू इम्प्रूव, चेंज और रिफॉर्म सोसाइटी, के सोसाइटी को के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी है, सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आना है, या सोसाइटी को हमने इम्प्रूव करना है, इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है रिफॉर्म ऑल द एजुकेशन सिस्टम,
तो बिल्कुल इसी तरह ये कहते हैं कि जिस तरह प्लेटो ने अपनी किताब के रिपब्लिक के अंदर, अगर आपको याद हो कि प्लेटो ने एक किताब की जिसको रिपब्लिक कहा जाता है, रिपब्लिक के अंदर उसने एक फ्यूचर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी तरह एक क्रिश्चियन फिलोसोफर था ऑगस्टाइन, उसने क्रिश्चियन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। बिल्कुल इसी तरह कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, उसने एक रिकंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो रिकंस्ट्रक्टेड जो दुनिया थी, रिकंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड था, वो किस पे बेस करेगा, वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म पे बेस करेगा। बेसिकली ये सारे के सारे क्या थे, वो प्लेटो हो, वो ऑगस्टाइन हो, वो कार्ल मार्क्स हो, ये सारे के सारे क्या कोशिश कर रहे थे, अपनी सोसाइटी के अंदर एक सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन तमाम ने क्या काम किया, ये कार्ल मार्क्स, प्लेटो है और ऑगस्टाइन है जिनकी हमने एग्जांपल्स ली, इन्होंने एक फार रीचिंग चेंज की बात की। और वो फार रीचिंग चेंज किस बुनियाद पे इन्होंने कर लेके आना चाहा, एक वो उसको उन्होंने नाम दिया कि ये एक रेडिकल सोशल चेंज है। और रेडिकल सोशल चेंज किस बेस पे बुनियाद कर रहा होता है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे, जिनकी ये जितना हम चेंज लेके आएंगे, ये हमने फ्यूचर स्टेट बनानी है, जो प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया रिपब्लिक के अंदर फ्यूचर स्टेट का, ऑगस्टाइन ने क्रिश्चियन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, कार्ल मार्क्स ने रिकंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने साथ ये भी बताया कि ये रिकंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड बनेगा कैसे। इसने कहा जी एजुकेशन के थ्रू बनेगा। प्लेटो ने बताया जी ये फ्यूचर स्टेट हम कैसे बनाएंगे, बच्चों को एजुकेट करेंगे। इसी तरह ऑगस्टाइन ने क्या कहा कि क्रिश्चियन स्टेट का कॉन्सेप्ट हम बच्चों के अंदर कैसे पैदा करेंगे, एजुकेशन के जरिए पैदा करेंगे। तो बतौर एजुकेशनल थियोरी जो सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, इसके दो बेसिक थीम है। जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, इसके दो बेसिक थीम है। जो सबसे पहला इसका थीम है वो ये है कि सोसाइटी को चेंज या रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। ये कहते हैं कि हर सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्शन की और चेंज की जरूरत होती है। इसी तरह एजुकेशन जो है, एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल है उस रिकंस्ट्रक्शन की या उस सोशल चेंज को उस सोसाइटी के अंदर लेके आने की। इसी वजह से एजुकेशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए सोशल रिकंस्ट्रक्शन के लिए और सोशल चेंज के लिए। और वो जो फ्रंटियर थिंकर की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रंटियर थिंकर्स ने भी यही कहा था कि जो स्कूल हैं, स्कूलों को हमने एक न्यू और इक्विटेबल चेंज के लिए हमने यूज करना है। तो यहाँ पर देख लें कि वर्ड इज द चेंजिंग वर्ड, सो चेंज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज द डायर नीड ऑफ टाइम। कि दुनिया तब्दील हो रही है, तो हमें एजुकेशन सिस्टम और हर हमारी डोमेन के अंदर, हर जिंदगी के हर पहलू के अंदर हमें चेंज की जरूरत पड़ेगी। To provoke critical thinking in minds concern for social values such as justice, welfare-based community. इसके जो एम्स ऑफ एजुकेशन हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन में टेकिंग एजुकेशन टू बी द इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग सोशल एंड कल्चरल इंप्रूवमेंट या कल्चरल चेंज, यही बात जो फ्रंटियर थिंकर्स ने की थी कि स्कूल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सोशल चेंज की, enabling the learners to envision the good future and spend their learning as a preparation for their role in the future। कि ऐसी एजुकेशन हो कि वो फ्यूचर का जो अपना रोल है सोसाइटी में वो अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से सरंजाम दे सकें। तो इसका जो करिकुलम है, करिकुलम जो है वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बेस कर रहा होगा। उसके में जो करिकुलम पे एम्फोसिस होगा वो सिविक एजुकेशन के ऊपर होगा, फोकस ऑन रियल सोशल प्रॉब्लम्स एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज बेस्ड ऑन एथिक्स इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, मोर फोकस ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग होगा, क्रिटिकल लिटरेसी पे होगा, कल्चरल प्लुरलिज्म की ये बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की ये बात करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ चेंज की ये बात करते हैं। इसी तरह ये ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस का एनालिसिस करते हैं। और जो इसके अंदर करिकुलम के अंदर एक और चीज शामिल होती है, ऑटोबायोग्राफिकल हिस्ट्रीज शामिल होती हैं इसके करिकुलम के अंदर। जिसका टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड में कोऑपरेटिव लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एक्सपेरिमेंटलिज्म है, ग्रुप प्रोसेसेस होते हैं, प्रॉब्लम डिटेक्टिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग होती है, कंप्यूटर सिमुलेशन सिखाई जाती है, इंटर्नशिप्स बच्चे को दी जाती हैं, वर्क स्टडी एक्सपीरियंसेस करवाए जाते हैं, रोल प्लेइंग के जरिए बच्चे को पढ़ाया जाता है। इसी तरह एक्शन रिसर्च वगैरह का सहारा लिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए।
जो टीचर का रोल इसके अंदर होता है वो शेपर ऑफ अ न्यू सोसाइटी होता है, यानी कि सोशल चेंज एक्टिविस्ट होता है कि सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आना है। ट्रांसफॉर्मेशनल यानी कि चेंज उसका रोल होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के तौर पे काम कर रहा होता है। टॉलरेंस उसके अंदर होती है फॉर एम्बिग्युइटी, कंफर्टेबल विद चेंज होता है, एज अ रिसोर्स पर्सन होता है, एज अ फैसिलिटेटर होता है। और इसकी जो अवेल्युएशन हम करते हैं इसमें फॉर्मेटिव अवेल्युएशन है, ऑनगोइंग फीडबैक है, अथेंटिक असेसमेंट करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर होती है, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। जो स्टूडेंट का रोल होता है, स्टूडेंट्स हैव ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट, स्टूडेंट इज रियलिस्टिक होते हैं, स्टूडेंट्स हैज फुल फ्रीडम ऑफ थॉट, स्टूडेंट वर्क एंड एरिडिकेट द सोशल इल्स, एक्टिवेट एक्टिव लर्नर्स होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, वर्कर फॉर द न्यू सोशल ऑर्डर होते हैं कि न्यू सोशल ऑर्डर के लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। जी ये हमारे पास एसेंशियलिज्म था, सॉरी रिकंस्ट्रक्शनिज्म था। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। मेरा क्वेश्चन एक है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में नहीं है। जैसे फैसिलिटेशनिज्म के बारे में आपने बताया कि इसमें टीचर जो फैसिलिटेटर होता है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म में भी टीचर फैसिलिटेटर होता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में टीचर क्या होगा उसमें? उसमें भी फैसिलिटेटेड बेसिकली जर्नल फिलोसफीज, हमें यहाँ पे जर्नल फिलोसफीज को और इसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। मिक्सअप हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये रूटेड है, उसको हमने अलहदा पढ़ना है। आइडियलिज्म और रियलिज्म, इन दोनों में जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो टीचर का रोल है, स्टूडेंट का रोल है और करिकुलम का जो एम्फोसिस है, ये सेम है। जस्ट इनकी मेटाफिजिक्स जो बिलीव्स हैं उनके अंदर फर्क है आइडियलिज्म और रियलिज्म में। ये अभी हम और जनरल फिलोसफीज की बात कर रहे हैं। और जनरल फिलोसफीज में हाँ जी, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, इनके अंदर इनके एजुकेशनल थॉट सेम है, जस्ट इनकी भी मेटाफिजिकल जो बिलीव्स हैं या इनकी जो एक्सियोलॉजी है उसके अंदर फर्क है। इसी तरह जो हमारे पास प्रीनियलिज्म और एसेंशियलिज्म है, चूंकि ये दोनों का ताल्लुक किसके साथ है, आइडियलिज्म और रियलिज्म के साथ। जो हमारे पास प्रीनियलिज्म हमने पढ़ी, ये जी बेस करती है रियलिज्म के ऊपर। तो रियलिज्म के अंदर टीचर का जो रोल है वो एक्टिव है, तो इसी वजह से प्रीनियलिज्म में भी टीचर का रोल एक्टिव है। तो इस तरह जो हमने एसेंशियलिज्म पढ़ी, ये आइडियलिज्म पे भी बेस करती है और रियलिज्म पे भी बेस करती है। तो जो रोल टीचर का, ये जो करिकुलम का जो एम्फोसिस है, ये जो रोल स्टूडेंट का आइडियलिज्म और रियलिज्म में होगा, वही इसके अंदर होगा एसेंशियलिज्म के अंदर। इसी तरह जो प्रोग्रेसिविज्म है, प्रोग्रेसिविज्म बेस करती है प्रैग्मेटिज्म के ऊपर। तो प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर जो टीचर रोल होगा वो और जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों पे बेस करती है। जो उन जनरल फिलोसफीज में था वो इन दोनों फिलोसफीज में होता है। यानी कि जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म और प्रोग्रेसिविज्म, और साथ आप इनके अगर मिलाना चाहते हैं तो प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन चारों फिलोसफीज, इनके दो एजुकेशनल फिलोसफीज हैं, दो जनरल फिलोसफीज हैं। इन चारों का टीचर रोल, इन चारों का जो स्टूडेंट का रोल है, इन चारों के जो टीचिंग मेथड्स हैं वो तकरीबन सेम है। जस्ट इनके जो मेन आइडियाज हैं, मेन आइडियाज के अंदर फर्क है इनका। ठीक है, जिस तरह एग्जिस्टेंशियलिज्म इंडिविजुअल की बात करता है और जो प्रैग्मेटिज्म है वो सोसाइटी की बात करता है, ये इनके दरमियान फर्क है। इसी तरह आइडियलिज्म तसव्वुर की बात करते हैं, रियलिज्म जो वो हकीकत रियलिटी की बात करता है, ऑब्जेक्ट्स की बात करता है। तो मेटाफिजिकल जो इनके बिलीव्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन आगे जाके एंड पे जाके जो इनकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो कुछ हद तक, बल्कि बहुत हद तक इन दोनों दोनों फिलोसफीज की मिलती हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, हमने जो नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है
एक सिंगल स्लाइड है हमारे पास। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन सिस्टम है उसकी 4 बुनियादें होती हैं। उन 4 बुनियादों में फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन और इकोनॉमिक फाउंडेशन है। तो पेपर के पर्सपेक्टिव से हम इसमें सिर्फ इतना देखेंगे, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में हम उस सोसाइटी की किसी भी एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करते वक्त सबसे पहले हम उस सोसाइटी की फिलॉसफी को देखेंगे, आइडियोलॉजी को देखेंगे, वहाँ के नजरियात को देखेंगे, वहाँ के अकायद को देखेंगे, वहाँ के मजहब को देखेंगे। या हमने यानी कि हम जिस सोसाइटी के लिए एजुकेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं या किसी कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी अरेंज कर रहे हैं, तो हम ये ख्याल रखेंगे कि वो एक्टिविटी, वो किताब, वो एजुकेशन सिस्टम वहाँ के जो बिलीव्स हैं, वहाँ की जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों की जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करती हो। इसी तरह हम सोशल फाउंडेशन को देखेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमें उस सोसाइटी के बारे में बता रहा हो, उस सोसाइटी के बारे में फेमिलियरिटी प्रोवाइड कर रहा हो जिस सोसाइटी के बच्चों को हमने पढ़ाना है। हमने यहाँ पर बच्चों को अगर पढ़ाना है पाकिस्तान के अंदर, तो हम यहाँ पर उनको इबादत गाह में मस्जिद की तस्वीर दिखाएंगे, मस्जिद के बारे में पढ़ाएंगे, चर्च के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। इबादत गाह के बाद जब हम इबादत का कॉन्सेप्ट उनको दे रहे हैं, तो क्यों हम चर्च के बारे में नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि हमारी एक मुस्लिम कम्युनिटी है, तो इसमें ये होगा जी, वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम रिडिकेट करेंगे। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हम बच्चे की जहनी इस्तेदाद के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम, उसके बच्चे की जहनी इस्तेदाद के मुताबिक, उसकी दिलचस्पियों के मुताबिक, उसके रुझानात, उसके मेलानात, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक फाउंडेशन के जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी के लिए हमने एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करना है, उस सोसाइटी के पास रिसोर्सेज कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, तो हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए उस सोसाइटी के लिए हम क्या करेंगे, एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी एक सेशन में बात की थी कि हमारे इलाके के अंदर जो नर्सरी है वो बहुत ज्यादा है, तो हम बच्चों को नर्सरी के बारे में पढ़ाएं ताकि बच्चे यहीं पे, उनको बाहर रोजगार के लिए ना जाना पड़े, यहीं पे जदीद तरीकों के मुताबिक नर्सरी स्टार्ट अपनी कर सकें। जिस तरह बैम्बोज हैं, या एग्रीगेरियन सोसाइटी में बच्चों को ज़राअत के बारे में तालीम देनी चाहिए। इसी तरह इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बारे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं जो वहाँ पर बच्चों को इंडस्ट्री या टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जिस इलाके के बच्चे हों वो उसी इलाके के अंदर रह के रोजगार हासिल कर सके, कहीं उनको दूर दराज इलाकों में ना जाना पड़े। जी, दिस इज all for today. If you have any question or any query, you may ask, please. फिर एक क्वेश्चन, इनके एमसीक्यूज हम जब प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाएंगे तो एमसीक्यूज हम फिर इनके प्रिपेयर करेंगे। नहीं, कल से मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज का मटेरियल भी, चूंकि आज हमारी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो कल से मैं इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ वो मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। एक एक डॉक्यूमेंट देता हाँ जाऊंगा, जी। साथ साथ वो एमसीक्यूज भी करेंगे, और साथ साथ ये हमारे जो लेक्चर हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये भी हमारी साथ साथ चलती रहेगी। जी सर, मेरा कहने का यही मकसद था कि जब हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अब फिलोसफी कंप्लीट होगी, इसकी एट द एंड हमें इसके एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि हम साथ प्रिपेयर कर लेंगे। तो फिर जैसे नेक्स्ट उसका सब्जेक्ट होगा, उसका जब लास्ट डे हम होगा तो यही उसका भी कोशिश एमसीक्यूज करेंगे, तरह हम प्रोवाइड यही किए कोशिश करेंगे। जाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।